स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने हम लोगों का जो भी टॉपिक चल रहा है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही क्या है कि इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि हम लोगों के ये आम जीवन में क्या होता है कि आप हर घर में इस चीज़ को पाएंगे कि हर घर में जो है वो मिल्क का यूज़ होता ही है। तो हम लोग क्या इस बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने मतलब वही जो हम लोगों के घर में यूज़ हो रहा है, हम लोग काफ़ी चीज़ें उसमें समझते भी हैं, काफ़ी चीज़ें देखते भी हैं, वही है हम लोगों को मतलब। लेकिन उसमें बस क्या है कि ये देखना है कि कितने परसेंट में मतलब प्रोटीन है, कैल्शियम है, कितनी मतलब इसकी मात्रा जो होती है वो कितनी होती है। और क्या है कि हम लोग अभी ये नहीं जानते हैं, तब भी देखते हैं कि पाउडर वाले दूध को देखते हैं, और भी कई प्रकार के मिल्क होते हैं, टोड मिल्क होते हैं, कई प्रकार के मिल्क होते हैं। तो आज हम लोग उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि दूध के प्रकार कितने होते हैं। लेकिन हम लोगों ने ये जाना कि जो दूध है वो उसमें कैल्शियम होता है और क्या उसमें प्रोटीन होता है, ये सब क्या होते हैं, ये ज़्यादा मात्रा में होते हैं। और इसकी बायोलॉजिकल वैल्यू भी जो होती है वो भी क्या होती है कि इसकी बायोलॉजिकल वैल्यू ये भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और कितनी होती है कि 90% होती है। कितनी होती है? 90% इसकी बायोलॉजिकल वैल्यू होती है। और हम लोगों ने क्या समझा दूध के बारे में, हम लोगों ने जो भी कल पढ़ा उसमें हम लोगों ने देखा कि जो दूध है उसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, उसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, केसीन ना, केसीन प्रोटीन पाई जाती है। जब भी हम लोग दूध को फाड़ते हैं तो जो थक्के के रूप में, जैसे नींबू डालकर जब उसको फाड़ा जाता है तो जो थक्के के रूप में प्राप्त होता है वो क्या होता है, वो केसीन है। और भी कि दूध जो होता है वह कहाँ से प्राप्त होता है, किसमें वसा बहुत ज़्यादा होती है। जो भैंस का दूध होता है उसमें फैट की मात्रा, वसा की मात्रा जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। हम लोगों ने दूध को पढ़ा था कि इसके संगठन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि तरल संगठन में और ठोस देखा था ना, तरल और ठोस देखा था। ठोस में हमने क्या देखा था कि ये कितना होता है, 12.75 होता है। कितना होता है? और ये 8.25% इतना परसेंट इसका होता है। ये तरल का है, ये क्या है, ठोस का है। ठोस में हम लोगों ने देखा था प्रोटीन है, कैल्शियम है, क्या चीज़ें हैं कि इसमें क्या देखा था हम लोगों ने, प्रोटीन देखा। और क्या हम लोगों ने देखा, जो कि प्रोटीन की मात्रा कितनी थी, 3.50 ना। और यहीं पर माँ के दूध में कितनी मात्रा थी प्रोटीन की, 1.1। कितनी? 1.1। ये माँ के दूध की मात्रा थी, माँ का दूध। और किसकी मात्रा है ये, माँ के दूध में किसकी मात्रा है, ये प्रोटीन की मात्रा है। और प्रोटीन की मात्रा की जो जानवरों में होती है वो कितनी होती है, 3.50। और कार्बोज का कितना था, कार्बोज का कितना था, 4.80। और हम लोगों ने क्या देखा था वसा के बारे में, वसा की मात्रा 3.80 हमने देखा था। खनिज का क्या देखा था हम लोगों ने कि 0.56%, इतना हम लोगों ने परसेंट देखा था। और हमने औसत में भी देखा था कि औसत में मात्रा कितनी होती है। जो प्रोटीन होता है इसमें कौन सा प्रोटीन होता है, केसीन प्रोटीन होता है, जो कैल्शियम और फास्फोरस के रूप में होता है। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, इसके प्रकार देखेंगे। क्या देख रहे हैं कि दूध के प्रकार। कल हम लोगों ने प्रकार देखा था कि कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन आज उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। दूध के प्रकार। अब ये दूध के प्रकार में देखेंगे कि कौन सा होता है। पहला, संपूर्ण दूध। क्या होता है? संपूर्ण दूध। और क्या होता है कि संपूर्ण दुग्ध चूर्ण। और ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है कि वसा रहित दूध, वसा रहित दूध। और तीसरे नंबर पे है कि परिष्कृत दूध, परिष्कृत दूध। चौथे नंबर पे क्या है कि चौथे नंबर पे डबल टोड दूध। क्या है? डबल टोड दूध, डबल टोड दूध। और ये पांचवा क्या है कि खमीरीकृत दूध। क्या है? खमीरीकृत दूध। छठा
छठा जो है ये वाष्पीकृत दूध, वाष्पीकृत दूध। फिर गाढ़ा दूध और दुग्ध चूर्ण। तो ये कितना 7, 8, ये पूरे 8 प्रकार के हैं दूध के प्रकार। आप देखेंगे कि तो ये एनसीईआरटी की बुक में भी इसके प्रकार को आपको देखने के मिलेंगे कि ये उसके प्रकार हैं कि संपूर्ण दुग्ध चूर्ण, वसा रहित दूध, परिष्कृत दूध, डबल टोट दूध, खमीरीकृत दूध और वाष्पीकृत दूध, गाढ़ा दूध और दुग्ध चूर्ण। इतने प्रकार के ये दूध के प्रकार हैं। अब हम लोग एक एक करके समझेंगे कि ये संपूर्ण दुग्ध चूर्ण होता क्या है। जो संपूर्ण दुग्ध चूर्ण होता है कि दूध को सुखाकर बनाए गए दुग्ध चूर्ण में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। दूध को क्या किया जाता है, ये दूध कैसे बनाया जाता है, दूध को क्या किया जाता है, सुखा लिया जाता है ना। और इसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, 25.8 होती है। कितनी होती है, पहले देखते हैं कि संपूर्ण दुग्ध पाउडर बोलिए या चूर्ण बोलिए। अब यहाँ पर लिखते हैं कि दूध को सुखाकर बनाए गए दुग्ध चूर्ण में कितने प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, प्रोटीन की मात्रा 25.8। ये कितना है कि जो दुग्ध चूर्ण होता है, जो पाउडर बनाया जाता है, उसमें कितनी मात्रा होती है, 25.8, यानी कितना 26 ग्राम। ग्राम में पूछा जाए तो ये 26 ग्राम होती है। बच्चों के लिए दूध आहार बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए बच्चों के लिए बच्चों का जो सेरेलैक वगैरह बनाया जाता है, तो उसको क्या करते हैं कि दूध को ले लेते हैं, उसमें जो सेरेलैक का पाउडर रहता है उसको मिलाकर बनाया जाता है। तो ये बच्चों के लिए जो दूध का आहार, बच्चों के लिए जो आहार बनाया जाता है उसमें इसका यूज़ होता है। बच्चों के लिए आहार बनाने में इसका यूज़ होता है। और यह गाय के जो होता है कि गाय के ताज़े दूध से लगभग कितना, यह गाय के ताज़े दूध से लगभग 8 गुना ज़्यादा गाढ़ा होता है। ये क्या होता है कि गाय के ताज़े दूध से लगभग कितना गुना, 8 गुना ज़्यादा गाढ़ा होता है। तो क्या होता है कि देखिए सिर्फ पानी रहता है, पानी लेते हैं और उसमें क्या होता है कि दूध का पाउडर मिला देते हैं। तो ये क्या, ये सूखा पाउडर है ना, तो ये उससे कितना गुना ज़्यादा गाढ़ा है, 8 गुना ज़्यादा गाय के दूध से गाढ़ा होता है। ये बच्चों के आहार बनाने के लिए यूज़ होता है। और दुग्ध को सुखाकर बनाए गए दुग्ध चूर्ण में कितनी प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, 25.8 होती है, यानी 26 ग्राम होती है। और इसमें क्या हम लोगों ने देखा कि संपूर्ण दुग्ध चूर्ण ये है। आगे देखते हैं कि वसा रहित दूध क्या होता है। वसा रहित दूध, अब ये वसा रहित दूध क्या होता है, तो ये दूसरा पॉइंट है। वसा रहित दूध में इसको क्या करते हैं कि जो वसा रहित दूध होता है
मतलब जो दूध नॉर्मल दूध होता है उसमें से वसा को, जो फैट को होता है वो निकाल लिया जाता है, तो वो जो बचता है वही क्या कहलाता है कि वसा रहित दूध। तो ये क्या है कि वसा रहित दूध, इसे वसा रहित दूध, इसे इसमें लिखिए कि इसको बनाने के लिए, इसको बनाने के लिए क्या किया जाता है, संपूर्ण दूध से, संपूर्ण दूध से क्या करते हैं कि हमने क्या बताया, हम लोगों ने ये समझा कि जो दूध है उसमें दूध में से क्रीम को जब अलग किया जाएगा, क्या मतलब जो दूध है उसमें से आप देखिए कि और क्रीम भी जो होती है वो, अगर आप गाय का दूध ले लीजिए और भैंस का दूध लीजिए, तो गाय का दूध लीजिए और गाय मतलब, और उसमें जो गाय का दूध जो होता है वो पतला होता है, उसमें फैट थोड़ा सा कम होता है, और सबसे ज़्यादा फैट किस में होता है कि भैंस के दूध में। तो आप देखिए दोनों का दही जमाइए और या तो दोनों को खौला दीजिए तो दोनों में सबसे ज़्यादा मलाई किस में अच्छी पड़ेगी, जो जितना गाढ़ा दूध रहेगा उसको उबाल लीजिए, उसके बाद उसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए, तो सबसे ज़्यादा गाढ़ी मलाई किस में पड़ेगी, जो भैंस का दूध होगा। तो जितना गाढ़ा दूध रहेगा मलाई उसमें जो होती है वो ज़्यादा मोटी पड़ेगी, ज़्यादा थिक पड़ेगी। उसको देखिए आप अच्छे से निकालेंगे तो जैसे लगेगा कि हाँ खूब मोटा सा कुछ निकल रहा है उसमें। तो मलाई जो है पतले दूध में कम निकलती है और जो गाढ़ा दूध होता है उसमें ज़्यादा निकलता है। और गाय के दूध में भैंस की दूध की अपेक्षा मलाई पतली होती है, उसमें कम निकलती है। तो ये क्या होता है कि इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, वसा रहित दूध में संपूर्ण दूध से क्या करते हैं कि संपूर्ण दूध से क्रीम को क्या करते हैं, किस यंत्र से, क्रीम को ये यंत्र क्या है, क्रीम सेपरेटर के द्वारा अलग कर दिया जाता है, के द्वारा अलग कर दिया जाता है। इसमें वसा जो होती है वो बहुत कम मात्रा में होती है। इसमें कितनी होती है, इसमें वसा बहुत कम मात्रा, यानी कितना है कि 0.05 से 0.1, ये इतने ग्राम होती है। कितनी, 0.05 से 0.1 ग्राम तक होती है। तो वसा रहित दूध में क्या होता है कि इसको उबाल लेंगे, उसके बाद क्या होगा कि इसको बनाने के लिए संपूर्ण दूध से किससे निकालेंगे, क्रीम सेपरेटर, ये एक यंत्र है के द्वारा क्रीम को अलग कर लिया जाता है। जो दूध बचता है वही क्या कहलाता है, वसा रहित दूध कहलाता है। और वसा रहित दूध में कितनी, 0.05 से 0.1 ग्राम क्या होती है कि इसमें वसा होती है। कितनी, 0.1 ग्राम। और ये किसके लिए अच्छा होता है, ये जो होता है ये मोटापा, यह दूध किसके लिए, जो व्यक्ति मोटा है वो लोग पी सकते हैं, क्योंकि इसमें वसा बहुत कम है, फैट बहुत कम है। और मोटापा, और किसके, हृदय रोगी को यह दिया जाता है। तो हम लोगों ने क्या समझा कि जो संपूर्ण दुग्ध पाउडर था या संपूर्ण दुग्ध चूर्ण था, उसको क्या था कि दूध को उसमें मतलब दूध को पाउडर बना लेते हैं ना, दूध को क्या करते हैं कि सुखाकर उसका पाउडर बना लेते हैं। और ये पाउडर जो होता है इसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी खासी होती है, प्रोटीन जो है वो अच्छा होता है। और ये बच्चों के आहार के लिए बनाया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है। किसके लिए, बच्चों के आहार के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और जो कितना कि जो गाय का दूध होता है लगभग उससे 8 गुना ज़्यादा गाढ़ा होती है, कौन, संपूर्ण दुग्ध चूर्ण जो होता है। और बच्चों के आहार के लिए इसको यूज़ करते हैं। ये संपूर्ण दुग्ध चूर्ण हो गया। और ये वसा रहित दूध क्या है, इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, क्रीम सेपरेटर, यानी ये क्या है, एक यंत्र है, एक मशीन है, जिसके द्वारा क्या करते हैं, वसा को अलग कर लेते हैं दूध से।
दूध से वसा को अलग कर लेते हैं और इसमें जो होता है वसा बहुत कम मात्रा में होती है। वसा कितनी मात्रा में होती है? 0.05 से 0.1 ग्राम होती है। और यह दूध किसके लिए अच्छा होता है? मोटापा और हृदय रोगी के लिए, जिनके लिए क्या फैट से खतरा हो। मतलब अब मोटापे को थोड़ी ना हम लोग बहुत भैंस का दूध नहीं देना चाहिए कि जिसमें फैट की कोई भी चीज़ें नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर क्या है कि वसा की मात्रा जो है वो ज़्यादा हो गई है। सब कुछ क्या है, शरीर में चर्बी जो है वो जमी हुई है। तो उसके लिए अगर वसा जो है निकाल कर नहीं दिया जाएगा, फैट को अलग करके नहीं दिया जाएगा, तो वो क्या होगा, वो नुकसानदेह होगा। तो ये दूध किसके लिए? मोटापा और हृदय रोगी को दिया जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं परिष्कृत दूध। हम लोगों ने 2 प्रकार पढ़े, कौन कौन से? एक संपूर्ण दुग्धचूर्ण, दूसरा क्या है? वसा रहित दूध। अब हम लोग देखते हैं परिष्कृत दूध, जिसे बोलते हैं टोन्ड मिल्क। क्या बोलते हैं? टोन्ड मिल्क, परिष्कृत दूध। अब आगे देखते हैं कि परिष्कृत दूध क्या होता है। इसको क्या बोलते हैं? टोन्ड मिल्क। तो इसके बारे में देखते हैं ये क्या होता है कि यह वसा रहित दूध एवं भैंस के दूध को क्या किया जाता है? एक निश्चित अनुपात में मिला लिया जाता है। यह वसा रहित दूध एवं किसको? भैंस के दूध, ये परिष्कृत दूध होता है। यह वसा रहित दूध एवं भैंस के दूध को एक निश्चित परिमाण में मिलाकर भैंस के दूध को क्या करेंगे? एक निश्चित परिमाण में मिलाकर तैयार किया जाता है। तो किसको जो वसा रहित दूध होता है, यानी जो हम लोग क्या कर रहे थे, क्रीम सेपरेटर द्वारा उसको फैट को अलग कर रहे थे। जो मतलब क्रीम अलग होने के बाद जो दूध बचता है, उस दूध को और क्या करते हैं? भैंस के दूध को लेते हैं और इसको एक निश्चित परिमाण में मिलाकर तैयार किया जाता है। और इसमें वसा की मात्रा कितनी होती है? इसमें वसा की मात्रा कितनी होती है? 3.0% होती है। कितनी? और तथा इसमें अन्य घटक कितने होते हैं? तथा अन्य घटक कितने होते हैं? 8.5%, यानी 5% होता है। और इसका पौष्टिक मूल्य कितना होता है? गाय का दूध का पौष्टिक मूल्य जितना होता है उसके समान होता है। इसका पौष्टिक मूल्य गाय के कितना? इसका पौष्टिक मूल्य गाय के दूध के पौष्टिक मूल्य के समान होता है। पौष्टिक मूल्य के समान होते हैं या होता है। तो हम लोगों ने परिष्कृत दूध को समझा। संपूर्ण दूध को हमने क्या समझा कि उसको क्या करते हैं कि दूध को क्या करते हैं? सुखाकर पाउडर बना लेते हैं ना, दूध को सुखाकर पाउडर बना लेते हैं। और यह जो होता है, यह गाय के ताज़े दूध से करीब कितना? 8 गुना ज़्यादा जो होता है, ये क्या होता है? 8 गुना ज़्यादा गाढ़ा होता है। और क्या होता है कि हम लोगों ने दूसरा क्या समझा था कि जो वसा रहित दूध होता है, इसको क्रीम सेपरेटर द्वारा क्या करते हैं कि जो दूध है उसको क्रीम सेपरेटर द्वारा फैट को उसमें से अलग कर लेते हैं, यानी क्रीम को अलग कर लेते हैं। और जो मात्रा बचती है, जो दूध बचता है, उसको वसा रहित दूध कहते हैं। और इस दूध में क्या करते हैं? परिष्कृत दूध में इसको टोन्ड मिल्क कहते हैं। ये क्या होता है? जब वसा रहित दूध जो प्राप्त हुआ है उसमें क्या करेंगे? भैंस के दूध को जो निश्चित परिमाण में मिलाकर तैयार करेंगे। और इसमें वसा की मात्रा कितनी होती है? 3.0। कितनी होती है? 3.0। और कितना? अन्य घटक कितने होते हैं? 8.5% अन्य घटक होते हैं। और इसका पौष्टिक मूल्य कितना? गाय के दूध के पौष्टिक मूल्य के समान होता है। अब हम लोग देखते हैं कि डबल टोड दूध। क्या देखेंगे? डबल टोड दूध।
अब ये डबल टोट दूध क्या होता है? डबल टोट मिल्क, ये क्या होता है? इस दूध में क्या की जाती है कि इस दूध में वसा की मात्रा जो होती है वो बिल्कुल कम कर दी जाती है। इस दूध में वसा की मात्रा बिल्कुल कम कर दी जाती है। तो इस दूध में क्या करेंगे कि इस दूध में वसा की मात्रा बिल्कुल कम कर दी जाती है। डबल टोट दूध जो होता है, टोट दूध की डबल टोट दूध टोट दूध की डबल टोट दूध की क्या करते हैं कि आधी वसा रखते हैं। तो जो टोट दूध थी उसमें वसा की मात्रा कितनी थी? 3.0 ना, 3.0। तो 3.0 जो टोट दूध थी उसकी आधी वसा इसमें रखेंगे। कितनी? उसकी आधी वसा डबल टोट मिल्क में रखेंगे। टोट मिल्क की आधी वसा किस में रखते हैं? डबल टोट मिल्क में। इस दूध में वसा की मात्रा क्या की जाती है? बिल्कुल कम कर दी जाती है। और डबल टोट दूध को टोट दूध की आधी वसा रखते हैं। आगे देखते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा। हम लोगों ने डबल टोट दूध पढ़ा और संपूर्ण दूध चूर्ण पढ़ा। तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। अब देखते हैं गाढ़ा दूध क्या होता है। अब ये गाढ़ा दूध होता है, इसका उपयोग किस लिए करते हैं? गाढ़े दूध का उपयोग किस लिए करते हैं? आइसक्रीम बनाने के लिए। जो आइसक्रीम बनाने के लिए देखिए, अगर आप बिल्कुल पतला दूध लीजिए, खूब पानी मिला हुआ दूध लीजिए, बिल्कुल पतला दूध लीजिए, तो वो दूध में क्या होता है, आइसक्रीम जो होती है वो अच्छी नहीं बनेगी। लेकिन आप अगर गाढ़ा दूध लेते हैं तो उसकी आइसक्रीम जो है, आइसक्रीम बनाइए गाढ़े दूध की, आप गाढ़े दूध की खीर बनाइए, आप गाढ़े दूध की अरे कोई भी मीठा वगैरह बनाइए और गाढ़े दूध की खीर बनाइए, सेवई बनाइए, तो सब कुछ क्या है, ये सब गाढ़े दूध की बनाइए। तो वो जो पतला दूध है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा टेस्ट, स्वाद वगैरह वो इसमें आएगा, किसमें? गाढ़े दूध में। तो गाढ़ा दूध को क्या कहते हैं? गाढ़े दूध को क्या बोलेंगे? कंडेंस्ड मिल्क। क्या बोलते हैं? कंडेंस्ड मिल्क। अब ये कंडेंस्ड मिल्क क्या होता है? जब देखिए कंडेंस्ड मिल्क बनता कैसे है, उसको क्या करते हैं कि जो दूध होता है उसको खूब उबालो ना, मतलब इतना उबालो कि जो दूध जो उबलने के बाद वो काफ़ी कम हो जाए, उसका आधा से ज़्यादा क्या होता है कि वो उबाल कर उसका कुछ भाग जो है वो आधा, आप मान लीजिए कि आधा से ज़्यादा भाग उसका नष्ट हो जाता है। और ये कंडेंस्ड मिल्क देखिए कि बिल्कुल जो पेस्ट होता है ना, टूथपेस्ट जो होता है उससे थोड़ा सा गाढ़ा होता है वो कंडेंस्ड मिल्क। तो उसको खूब उबालो, उसका मतलब उसमें लिखिए कि तो उसके बाद जो बचता है उसमें थोड़ा सा चीनी डालकर, तो इस तरीके से वो कंडेंस्ड मिल्क बनाया जाता है। और कंडेंस्ड मिल्क का यूज़ क्या करते हैं कि आइसक्रीम वगैरह बनाने के लिए, मिठाई बनाने के लिए, और भी मतलब कई चीज़ें का, जो ये रसमलाई वगैरह बनती है, जो उसका जो देखिए आप घर में बना सकते हैं, ब्रेड रसमलाई बनाइए, छेना रसमलाई बनाइए, ये सब चीज़ें बनाइए, तो उसमें किसका यूज़ होता है? कंडेंस्ड मिल्क का यूज़ करते हैं। तो उसका टेस्ट जो होता है वो अच्छा आता है। तो यहाँ पर क्या है कि गाढ़ा दूध यानी कंडेंस्ड मिल्क, ये क्या, ताज़े दूध को उबाल कर, ताज़े दूध को क्या करेंगे? दूध को उबाल कर क्या करते हैं कि उसका कुछ भाग जो होता है वो नष्ट कर दिया जाता है, कुछ भाग नष्ट कर, और जब खूब उसको खौलाएंगे, खूब पकाएंगे, तो उसका जब कुछ भाग नष्ट हो जाएगा, वो जल जाएगा, तो वो दूध क्या होगा? गाढ़ा हो जाएगा। कुछ भाग नष्ट कर दिया जाता है जिससे दूध
दूध गाढ़ा हो जाता है। इसको संरक्षित करने के लिए, इसको संरक्षित करने के लिए कितना परसेंट, 40% इसमें क्या डाली जाती है, शक्कर डाली जाती है, शक्कर डाली जाती है। इसमें विटामिन एवं अन्य तत्व नष्ट हो जाते हैं। नष्ट हो जाते हैं। तो हम लोगों ने समझा कि कंडेंस्ड मिल्क क्या होता है। तो कभी आप इसको घर पे बनाइए। क्या होता है कि जो दूध को क्या करते हैं कि खूब उबालेंगे और खूब उसको खूब उबाल लीजिए और उबालते उबालते वो बिल्कुल आधा हो जाए मतलब खोया ना बने, खोआ वो ना बने, उसके पहले की जस्ट उसके पहले की स्टेज जो होती है वो क्या होती है, वो एक तरीके से कंडेंस्ड मिल्क होती है। लेकिन इतना भी गाढ़ा ना हो कि बिल्कुल वो गाढ़ा हो जाए, नहीं, खोआ जो होता है वो बहुत सूखा होता है, उसके पहले थोड़ा सा और पहले की। तो उसमें क्या होता है, ताज़ी दूध को उबाल कर कुछ भाग क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। जब कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा जलाओ तो उसके क्या होते हैं, सारे तत्व जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसमें भी क्या होता है कि विटामिन एवं अन्य तत्व क्या होते हैं कि नष्ट हो जाते हैं। और जब वो थोड़ा जल जाए, उसका आधा भाग नष्ट हो जाए, तो क्या करना चाहिए, इससे जब दूध लगे कि आपको गाढ़ा हो गया है तो उसमें कितना 40% क्या होता है, शक्कर डाल देनी चाहिए। और जिससे क्या है वो काफ़ी समय तक आप उसको रख भी सकते हैं। और आप उसको जो है उसमें हल्की सी महक डालने के लिए उसमें देखिए इलायची वगैरह, इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। और क्या कि उसमें केसर वगैरह डाल दीजिए, उसका कलर बहुत अच्छा आता है। तो कभी इसको आप बनाइए, ब्रेड रसमलाई बनाइए, छेना रसमलाई बनाइए, ये सब घर पे बनाइए। तो इससे क्या होता है, कोई भी चीज़ खुद से बनाने पर उसका जो अनुभव मिलता है वो चीज़ें भूलती नहीं है। तो ये क्या है, ये कंडेंस्ड मिल्क है और ये मिठाई में इसका यूज़ किया जाता है। कोई भी चीज़ आप बनाइए तो ये इसका यूज़ होता है, ये कंडेंस्ड मिल्क है। अब आगे देखते हैं, ये गाढ़ा दूध हो गया। अब देखेंगे क्या कि वाष्पीकृत दूध है। ये वाष्पीकृत दूध क्या होता है, वाष्पीकृत, इस दूध को तैयार करने के लिए क्या करते हैं कि इस दूध को तैयार करने के लिए क्या, इस दूध को तैयार करने के लिए दूध को 240 से 200 कितना 250 अंश फ़ारेनहाइट, कितना 240 से 250 अंश फ़ारेनहाइट पर क्या करेंगे, 1 मिनट तक गर्म कर, 1 मिनट तक गर्म कर क्या करेंगे, जीवाणु रहित किया जाता है, रहित किया जाता है। और कितना, इसको 240 से कितना 250 अंश फ़ारेनहाइट पर 1 मिनट तक गर्म करके जीवाणु रहित किया जाता है। और इसमें वसा की मात्रा कितनी होती है, इसमें वसा की मात्रा 7% होती है। कितनी, इसमें वसा की मात्रा 7% तथा अन्य ठोस पदार्थ कितने होते हैं, 25.9% पाए जाते हैं। इसमें विटामिन डी की अधिक मात्रा डालकर
इसमें विटामिन डी की अधिक मात्रा डालकर क्या किया जाता है, इनरिच किया जाता है, इनरिच किया जाता है। वाष्पीकृत दूध बनाने के लिए वाष्पीकृत दूध बनाने की प्रक्रिया में क्या विटामिन सी और क्या विटामिन B6, विटामिन B12 और थायमीन ये 50 से 80% नष्ट हो जाता है, तो वाष्पीकृत दूध तैयार करने के लिए क्या, तो इसमें क्या करते हैं कि वाष्पीकृत दूध में इस दूध को तैयार करने के लिए दूध को क्या करते हैं 240 से 250 अंश फ़ारेनहाइट पर 1 मिनट तक गर्म कर क्या करते हैं कि जीवाणु रहित किया जाता है। इसमें वसा की मात्रा 7% और अन्य ठोस जो होते हैं वो कितना कि 25.9% पाए जाते हैं। इसमें विटामिन डी की अधिक मात्रा डालकर इसे क्या करते हैं, इनरिच किया जाता है और ये सब करने पर वाष्पीकृत दूध मतलब बनाने की प्रक्रिया में क्या क्या नष्ट हो जाता है, विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन B12 और थायमीन 50 से 80% क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये क्या हो गया, वाष्पीकृत दूध हो गया। अब क्या देखते हैं, खमीरीकृत दूध। अब ये खमीरीकृत दूध क्या होता है इसको देखते हैं। खमीरीकृत दूध मतलब फर्मेंटेड मिल्क, खमीरीकृत दूध। फर्मेंटेड मिल्क ये क्या होता है कि खमीरीकृत दूध होता है कि इस दूध को अम्ल या जीवाणु द्वारा किसके अम्ल या जीवाणु द्वारा खमीरीकृत किया जाता है। इस दूध को अम्ल या जीवाणु द्वारा खमीरीकृत किया जाता है, या ये भी कह सकते हैं कि इस दूध को अम्ल या जीवाणु द्वारा मतलब अम्ल या जीवाणु द्वारा खमीरीकृत कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है उसका स्वाद जो होता है वो खट्टा हो जाता है। खमीरीकृत जिससे वह खट्टा हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे खमीरीकृत दूध बोलते हैं। अब ये खमीरीकृत दूध कितने प्रकार का होता है, ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का होता है। एक क्या होता है, कल्चर मिल्क होता है, दूसरा क्या होता है, फर्मेंटेड मिल्क। एक क्या हो गया, कल्चर मिल्क, दूसरा क्या हो गया, फर्मेंटेड मिल्क। अब ये फर्मेंटेड मिल्क क्या होता है, जब हम लोग क्या करते हैं कि दही से क्या करते हैं कि मट्ठा बनाते हैं। मतलब मट्ठा बनाने में क्या होता है कि दही को खूब मसते हैं ना, और उसमें जो मलाई होती है, जिसका फैट होता है, जिसको मक्खन बोलते हैं ना, कि जब दही को खूब मसते हैं और उसमें से जब मक्खन बाहर निकल जाता है तो जो वो बचता है जिसको हम लोग बोलते हैं मट्ठा, वही क्या होता है, फर्मेंटेड मिल्क होता है। तो यहाँ पर लिखिए कि दही का मक्खन निकालने के बाद, दही का मक्खन निकालने के बाद मट्ठा कहते हैं। बाद जो बचता है उसे
मट्ठा या फर्मेंटेड मिल्क कहते हैं। ठीक है, कि जब दही को मसते हैं और उसमें से मक्खन अलग कर लेते हैं तो जो बचता है वही फर्मेंटेड मिल्क कहलाता है। अब कल्चर मिल्क क्या होता है कि जिसमें जीवाणु प्रवेश कराकर, जिसमें किसको, जीवाणु को क्या करते हैं, प्रवेश कराकर, जिसमें जीवाणु को प्रवेश कराकर उसे खट्टा कर दिया जाता है, उसे खट्टा कर दिया जाता है। तो हमने क्या देखा, खमीरीकृत मिल्क में इस दूध को अम्ल या जीवाणु द्वारा क्या किया जाता है, खमीरीकृत किया जाता है। इसे दो भागों में बांटा गया है। एक क्या होता है, कल्चर मिल्क हो गया, दूसरा फर्मेंटेड मिल्क हो गया। फर्मेंटेड मिल्क क्या होता है, जब दही को मसते हैं और उसमें से मक्खन को अलग कर लेते हैं, जो दूध बचता है वही क्या हो गया, फर्मेंटेड मिल्क हो गया। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, छाछ बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, मट्ठा भी बोलते हैं ना। तो वो देखिए उसमें हमने कहा, इसमें है ना कि वह खट्टा हो जाता है, तो जब बचता है जो, वो थोड़ा खट्टा ही रहता है। और कल्चर मिल्क होता है, इसमें जीवाणु को प्रवेश कराकर उसे खट्टा कर दिया जाता है। ये क्या हो गया, कल्चर मिल्क हो गया। अब देखते हैं दुग्ध चूर्ण। ये दुग्ध चूर्ण क्या होता है कि जब दूध को उसका मतलब संपूर्ण जितना उसमें जल की मात्रा है उसको सुखाकर उसको पाउडर में परिवर्तित कर देते हैं, तो वही क्या कहलाता है, दुग्ध चूर्ण। क्या कहलाता है, दुग्ध चूर्ण। जब दूध को जो संपूर्ण जो है जो दूध है उसको क्या करते हैं, उसमें जितना उसका जल की मात्रा है सबको सुखाकर जब उसको पाउडर बना लेंगे तो जब उसको पाउडर बना लेंगे तो वही क्या कहलाएगा, दुग्ध चूर्ण कहलाएगा। दुग्ध का संपूर्ण जल सुखाकर पाउडर बना लिया जाता है। दूध में से क्या करते हैं, दूध में से कितना 97% क्या करते हैं तक जल निकाल कर क्या करते हैं कि स्प्रे ड्राइंग एंड और क्या होता है कि स्प्रे ड्राइंग हो गया, और क्या होता है कि वैक्यूम ड्राइंग द्वारा सुखाया जाता है। तो क्या करते हैं कि दुग्ध का जितना भी जल होता है, पूरा जल जो होता है उसको सुखा लेते हैं। उसके बाद दूध में से कितना 97% मतलब सब जल निकल जाता है। उसको किससे सुखाते हैं, स्प्रे ड्राइंग एंड किससे या वैक्यूम ड्राइंग से। तो इसके द्वारा क्या किया जाता है, सुखाया जाता है। इसे बनाने की प्रक्रिया में विटामिन सी कितना 70 से 90% तक नष्ट हो जाता है। और अन्य विटामिन भी 10 से 20% तक नष्ट हो जाते हैं। मतलब दुग्ध चूर्ण में क्या होते हैं कि इसको किससे सुखाते हैं, स्प्रे ड्राइंग या वैक्यूम ड्राइंग से इसे सुखाते हैं। और इसमें कितना % जल को जलाया जाता है, 97% तक जल को जलाते हैं। जल निकाल कर क्या करते हैं कि स्प्रे ड्राइंग या वैक्यूम ड्राइंग से इसे सुखाया जाता है। इसे बनाने की प्रक्रिया में विटामिन सी कितना %,
70 से 90% तक नष्ट हो जाते हैं। और जो होते हैं कि और भी अन्य जो विटामिन होते हैं वो भी ये नष्ट हो जाते हैं इसमें। अब आगे देखते हैं कि इतना हम लोगों ने ये दूध के प्रकार पढ़े। कितना? ये जो है दूध के प्रकार हैं। दूध चूर्ण पढ़ा हम लोगों ने, और हमने क्या पढ़ा? टोड मिल्क पढ़ा, डबल टोड मिल्क पढ़ा। मतलब काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने, जो जो क्या है फर्मेंटेड मिल्क है उसको हम लोगों ने पढ़ा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि जो पढ़ रहे थे हम लोग मट्ठा ना। और हम लोगों ने क्या देखा? कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क हम लोगों ने देखा, जिसको बोलते हैं गाढ़ा दूध, उसको हम लोगों ने देखा। तो काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने दूध के प्रकार में पढ़ी। अब आगे हम लोग देखते हैं पास्चुराइजेशन। ये क्या होता है? और यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आते हैं। आप देखिए कोई भी एग्ज़ाम दीजिए हरियाणा का, MP का, तो यहाँ से क्वेश्चन जो है ये नॉर्मल भी ऐसे भी क्वेश्चन ये आ जाते हैं साइंस में भी। पास्चुराइजेशन क्या होता है? पास्चुराइजेशन। अब पास्चुराइजेशन क्या होता है इसको देखते हैं कि यह पास्चुराइजेशन जो होता है ये दूध पर किया जाता है। दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए पास्चुराइजेशन करना अनिवार्य होता है। और ये मतलब दूध को संरक्षित करने के लिए उसका पास्चुराइजेशन किया जाता है। इसे पास्चुराइजेशन जो होता है ये देखिए क्या होता है कि इसको पहले बहुत मतलब हाई तापमान पर गर्म करेंगे, फिर एकाएक जो है मतलब जो एक लिमिट सेकंड होता है, फिर उसके बाद क्या करते हैं उसको एकाएक जला के उसको ठंडा करेंगे। यही क्या होती है इसकी क्रिया होती है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। और ये इतना हम लोगों ने समझा कि पास्चुराइजेशन क्या होता है। यह दूध को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं कि यह दूध पर, यह किस पे किया जाता है? यह किस पर करते हैं? दूध पर करते हैं। दूध पर किया जाता है। तो क्या हमने समझा किस पर किया जा रहा है पास्चुराइजेशन? दूध पर किया जाता है। दूध का क्या करता है? दूध को संरक्षण प्रदान करने के लिए किया जाता है। दूध को संरक्षण प्रदान करने के लिए, दूध को संरक्षण प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो हमने क्या समझा? पास्चुराइजेशन जो होता है किस पे किया जाता है? दूध पर किया जाता है। दूध को संरक्षण प्रदान करने के लिए किया जाता है। और क्या करते हैं कि जिससे दूध जो होता है कि जिससे दूध खराब ना हो, जिससे दूध जो है वो लंबे समय तक उसको हम सुरक्षित रख सकें, जिससे दूध जो है वो खराब ना हो, जिससे दूध जो है वो खराब ना हो। और क्या होता है कि उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके, लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके, सुरक्षित रखा जा सके। और क्या होता है कि इसे लंबे समय तक सुरक्षित, और इसकी सबसे पहले लुई पास्चर ने, किसने? सबसे पहले से लुई पास्चर ने ही पास्चुराइजेशन मेथड को क्या किया था? डेवलप किया था। लुई पास्चर ने ही पास्चुराइजेशन मेथड को डेवलप किया था। तो हम लोगों ने ये पास्चुराइजेशन में क्या पढ़ा कि यह किस पर किया जाता है? दूध पर किया जाता है। दूध को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। दूध पर सबसे पहले इस मेथड को कौन डेवलप किया था? लुई पास्चर ने। किसने? लुई पास्चर ने इसे क्या किया था? डेवलप किया था। और क्या कि जिससे दूध क्या हो, ये किस लिए किया था? जिससे दूध जो है वो लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके, दूध वो खराब ना हो। तो इसमें क्या करते हैं कि पहले 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर, कितना? 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उसे गर्म करते हैं। कितने सेकंड के लिए? 15 सेकंड के लिए। फिर क्या करते हैं? फिर उसके बाद क्या करते हैं? उसे ठंडा कर देते हैं। तो यही क्या कहलाता है? यही
ये पास्चुराइजेशन की क्रिया कहलाती है। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। ये क्या हो गया पास्चुराइजेशन। इसमें हम लोगों ने क्या देखा, ये किसके लिए किया जा रहा है, दूध को संरक्षित करने के लिए किया जा रहा है, लंबे समय तक उसको सही से रखा जा सके, लंबे समय तक वो उसमें कोई जीवाणु वगैरह ना पनपे, इस वजह से दूध जो है वो खराब ना हो, इसलिए वो किया जाता है। आगे देखते हैं कि दूध को ताप के संपर्क में क्या करते हैं, दूध को ताप के संपर्क में लाते हैं। पहले क्या करते हैं, दूध को ताप के संपर्क में लाते हैं। दूध को क्या करेंगे, ताप के संपर्क में लाते हैं हमें, और क्या करेंगे कि हमेशा कितना 100 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्या करेंगे, गर्म करते हैं, गर्म करते हैं। तो दूध को किसमें, ताप के संपर्क में लाते हैं और क्या करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर गर्म करेंगे। और क्या अगर इस एग्जैक्ट पूछे तो कितना 72 यानी 72 डिग्री सेल्सियस पर रखकर खौलाते हैं। कितना 72 डिग्री सेल्सियस पर रखकर खौलाते हैं। अब इतना हम लोगों ने देखा कि 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर गर्म करते हैं, यानी अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तो 72 डिग्री मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से, यानी 99 बोल सकते हैं, 98 बोल सकते हैं। तो ये भी मतलब अगर ऑप्शन में ये है, अगर एग्जैक्ट है तो यही सही हो जाएगा कि 72 डिग्री सेल्सियस पर रखकर उसे दूध को खौलाते हैं। कितने सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए। फिर उसको एकाएक नीचे ले आते हैं और उसको ठंडा कर देते हैं। एकाएक उसको ठंडा किया जाता है, यही क्या कहलाता है, पास्चुराइजेशन क्रिया कहलाती है। ये किस पर किया जाता है, दूध पे किया जाता है। सबसे पहले इसको कौन आगे बढ़ाया था, किसने बढ़ाया था, लुई पास्चर ने इसको आगे बढ़ाया था। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इतना हुआ। अब इसके क्या होते हैं, दूध पर ये पास्चुराइजेशन क्रिया के कितने तरीके होते हैं, 2 तरीके होते हैं। दूध पर पास्चुराइजेशन क्रिया के कितने तरीके होते हैं, क्रिया के 2 तरीके। कितने, 2 तरीके होते हैं। इसमें पहला क्या है, और पहला है क्या है, होल्डर विधि। होल्डर विधि। और दूसरा क्या है कि अधिक तापमान, पहला होल्डर विधि, अधिक ताप कम समय। इसको क्या बोलते हैं, अधिक ताप कम समय। इसको क्या बोलेंगे कि HTST। इसको क्या बोलेंगे, HTST। और होल्डर को इसको LTHT ना। तो इसको कम तापमान और अधिक ताप कम समय। पहला क्या है, होल्डर विधि, दूसरा अधिक ताप कम समय। इसका फुल फॉर्म क्या है, HTST। ये होता क्या है, यानी हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। क्या, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। और LTHT का क्या हो गया, लो टेम्परेचर और हाई टाइम। लो टेम्परेचर हाई टाइम, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। यही हो गया कि इसमें क्या करते हैं, होल्डर विधि में लो टेम्परेचर रखेंगे और इसमें क्या करेंगे कि लो टेम्परेचर रखेंगे और हाई टाइम रखेंगे। लो टेम्परेचर और क्या रखेंगे कि हाई टाइम। तो लो टेम्परेचर, हाई टाइम और हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। इसमें क्या है, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और क्या, शॉर्ट टाइम। अब इसमें क्या होता है कि जो
हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम में इसमें क्या है कि इसके बारे में देखते हैं कि इसमें क्या करते हैं। पहले कितने ताप पर 72 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। इसमें 72 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं और कितने सेकेंड के लिए? सिर्फ 15 सेकेंड के लिए, सिर्फ 15 सेकेंड के लिए। फिर एकदम से क्या करेंगे? फिर एकदम से ठंडा कर देंगे, करते हैं। और कितने डिग्री सेल्सियस पर? 11 डिग्री सेल्सियस या कितना? 50 अंश फ़ारेनहाइट पर ठंडा करते हैं। कितना? 11 अंश सेंटीग्रेड पर या 50 अंश फ़ारेनहाइट पर ठंडा करते हैं, ठंडा करते हैं। तो ये किसका हो गया? हाई टेम्परेचर और शॉर्ट टाइम। 72 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं? उसको गर्म करते हैं, फिर 15 सेकेंड के लिए गर्म करेंगे, फिर उसको ठंडा कर देंगे। अब ये लो टेम्परेचर में क्या लिखते हैं कि इसमें क्या करेंगे कि इसमें क्या करते हैं? इसमें 63 डिग्री सेल्सियस से 66 तक रखते हैं। कम से कम दूध को कितने घंटे के लिए? आधे घंटे के लिए। आधे घंटे तक गर्म करते हैं। फिर क्या करते हैं कि आधे घंटे तक गर्म करेंगे, फिर तुरंत टेम्परेचर क्या करते हैं? गिरा देते हैं। फिर तुरंत कितने पर? तुरंत टेम्परेचर गिराने पर क्या करेंगे कि 11 अंश सेंटीग्रेड पर क्या करते हैं कि पर ले आते हैं, या 50 फ़ारेनहाइट, दोनों चाहे जो बोलिए, चाहे इस पर, अगर फ़ारेनहाइट में इस पर और सेंटीग्रेड में इस पर क्या करते हैं कि ठंडा कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं। तो इसमें कितने डिग्री सेल्सियस पर? इसमें कितने? 63 से 66 पर क्या कर रहे थे हम लोग? पहले इस पे गर्म करते थे। कितने के लिए? आधे घंटे के लिए। और इसमें क्या कर रहे हैं कि हाई टेम्परेचर है और शॉर्ट टाइम है। कितने के लिए? कि 15 सेकेंड के लिए ना। तो ये क्या हो गया? हाई टेम्परेचर, शॉर्ट टाइम और होल्डर विधि। ये 2 तरीके हो गए किसके? पाश्चराइजेशन के। और क्या होता है? और भी इसकी विधि होती है। और अब देखते हैं होमोजेनाइजेशन, ये क्या होता है? यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें वसा के कण को क्या करते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें वसा के कण को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? होमोजेनाइजेशन बोलते हैं। और इसके
छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने पर क्या होते हैं, वह आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो यह होमोजेनाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वसा की जो कण है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, जिससे उसके पचने में आसानी होती है। अब क्या लिखते हैं कि अब लिखते हैं दूध का सार क्रीम, मतलब दूध का जो क्रीम होता है उसके बारे में लिखते हैं। अब ये क्या होता है कि अगर यदि ताजे दूध को यदि क्या करेंगे, ताजे दूध को कुछ समय तक, यदि ताजे दूध को कुछ समय तक बिना हिलाए डुलाए स्थिर रखा जाए तो अगर यदि जो ताज़ा दूध होता है उसको बिना हिलाए डुलाए स्थिर रखा जाए तो उसकी संरचना में तो क्या होगा, उसकी संरचना में क्या होगा कि परिवर्तन होने लगता है, परिवर्तन होने लगता है। और क्या होगा कि यदि ताज़े दूध को बिना हिलाए डुलाए उसको क्या किया जाएगा कि स्थिर रखा जाएगा तो उसकी संरचना में परिवर्तन होने लगता है। अब ये परिवर्तन होने लगता है, दुग्ध वसा जो होती है वह धीरे धीरे, दुग्ध वसा क्या होगा, वसा धीरे धीरे किसके रूप में, धीरे धीरे किसके रूप में आएगा, धीरे धीरे मलाई के रूप में, धीरे धीरे मलाई के रूप में एक मोटी परत का आकार धारण कर लेती है, धारण कर लेती है तथा नीचे की परत जिसमें क्या होगा कि तथा नीचे की परत जिसमें से मक्खन निकल चुका है, मक्खन निकल चुका है अपेक्षाकृत रूप से पतली रह जाती है, अपेक्षाकृत रूप से क्या होगी कि पतली हो जाएगी, क्योंकि उसमें से जो जितनी मलाई है, जितना मक्खन है वो सब निकल गया है, तो वो जो बचता है वो बिल्कुल पतला बचता है, से पतली रह जाती है। और इसमें वसा की मात्रा कम या अधिक होने के कारण, वसा की मात्रा कम या अधिक होने के कारण क्रीम कम या अधिक गाढ़ी हो सकती है। और इसी आधार पर 3 प्रकार के क्रीम तैयार की जाती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। तो ये देखिए, वसा की मात्रा कम या अधिक, मतलब अगर आप जो है गाढ़ा दूध लेंगे तो उसमें से क्या होगा कि क्रीम जो है वो ज़्यादा गाढ़ी निकलेगी। जब गाढ़ा दूध लेंगे तो क्रीम जो है वो काफ़ी मोटी रहेगी, गाढ़ी रहेगी। अगर आप पतला दूध लेंगे तो क्रीम जो है वो पतला होगा। तो वही है कि वसा की मात्रा कम या अधिक होने के कारण क्या होता है, क्रीम कम या अधिक गाढ़ी हो सकती है। तो इतना हम लोगों ने देखा ये क्रीम जो है कि कैसे तैयार की जाती है, 3 प्रकार से ना, कैसे तैयार की जाती है 3 प्रकार से। अब ये कौन कौन सी होती है? एक हल्की क्रीम होती है, दूसरा साधारण क्रीम होती है, तीसरा कौन सी? गाढ़ी क्रीम होती है। पहली हल्की, साधारण और गाढ़ी क्रीम। हल्की क्रीम, साधारण क्रीम
और गाढ़ी क्रीम। ये क्या हो गए? 3 क्रीम हो गया। अब इसमें देखेंगे कि हल्की क्रीम में कितने % वसा होती है? 15 से कितना? 15 से 20% तक वसा रहती है, वसा रहती है। कितना हल्की क्रीम में? 15 से 20% तक वो क्या रहती है? वसा रहती है। और किसमें? साधारण क्रीम में 20 से 30% तक वसा रहती है। तो ये वसा की मात्रा है। अब आगे देखते हैं क्रीम का संगठन। क्या देखते हैं? क्रीम का संगठन, मतलब क्रीम में कौन सी कितनी मात्रा में पाया जाता है कौन सा तत्व, उसको देखते हैं। क्रीम का संगठन, तो क्रीम के संगठन में क्या देखते हैं कि भोज्य तत्व, भोज्य तत्व हो गया। और इसमें क्या हो गया कि वसा, तो इसमें लिखिए भोज्य तत्व। फिर हल्की क्रीम में प्रतिशत मात्रा, भोज्य तत्व हल्की क्रीम में प्रतिशत मात्रा। और ये साधारण क्रीम में, साधारण क्रीम में प्रतिशत मात्रा। और ये गाढ़ी क्रीम में प्रतिशत मात्रा। तो सबकी प्रतिशत मात्रा देखते हैं कि ये वसा की हो गई। अब आगे देखते हैं इसमें कितना है? 19 है। कितना? 19.00। और इसमें 36.00 ये वसा की प्रतिशत मात्रा है। और गाढ़ी क्रीम में वसा की प्रतिशत मात्रा कितनी है? 58.77। और अब देखते हैं कि प्रोटीन कितनी मात्रा में है। प्रोटीन कितनी मात्रा में है कि 2.94 हो गया। और प्रोटीन जो है साधारण क्रीम में कितना है? 2.20। और इसमें 1.83। और फिर क्या है कि प्रोटीन हो गया। अब शर्करा देखते हैं। शर्करा कितना हो गया कि शर्करा की कितनी हो गई? 4.05। और इसमें कितना हो गया? 1.46। अब ये क्या है? शर्करा हो गया। अब देखते हैं भस्म, यानी जितने मिनरल्स होते हैं। भस्म मतलब जो भी अन्य पोषक तत्व होते हैं, यानी मिनरल्स। ये कितने होते हैं? 0.60, यानी 0.46, 0.32। और जल कितने हैं? इसकी मात्रा जल की 73.41, यानी कितना? 73.41। और साधारण क्रीम में कितनी है? 58.19 और 37.62। इतना। ये सबकी क्या है? क्रीम का संगठन है। कितनी मात्रा में वसा? हल्की क्रीम में कितनी मात्रा में है? कितना? 19 है। और साधारण क्रीम में 36 है। और गाढ़ी क्रीम में 58.77 है। तो ये सब क्या है? वसा की मात्रा है। और ये प्रोटीन की मात्रा का पूरा डिटेल दिया हुआ है। ये शर्करा की, ये भस्म की, ये जल की। अब आगे हम लोग देखते हैं कि मक्खन। क्या देखते हैं? मक्खन के बारे में हम लोग समझेंगे कि मक्खन जो होता है ये दूध से प्राप्त होता है। किससे? दूध से प्राप्त होता है। और ये जो होता है मक्खन, ये सबके घर में बनता होगा। काफ़ी लोग इसको बनाना भी जानते होंगे। तो इसीलिए अब इसको पढ़ने में जितनी भी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बची हुई हैं। तो मक्खन हो गया, घी के बारे में देखेंगे, पनीर देखेंगे, दही देखेंगे, और कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। अब देखते हैं मक्खन इसमें क्या होता है कि मक्खन किससे प्राप्त होता है? दूध से प्राप्त होता है। मक्खन वास्तव में दूध में विद्यमान क्या होती है? एक वसा होती है। ये किससे प्राप्त होता है? दूध से प्राप्त होता है। और मक्खन क्या होता है कि
दूध में विद्यमान वसा होती है, और यदि दूध या क्रीम में से यदि दूध या क्रीम में से वसा को अलग कर लिया जाए, यदि दूध या क्रीम में से वसा को अलग कर लिया जाए तो क्या होगा, तो प्राप्त पदार्थ मक्खन होता है। तो प्राप्त पदार्थ मक्खन होता है। तो यदि दूध या क्रीम में से वसा को क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं, तो जो प्राप्त बचता है, जो प्राप्त पदार्थ होता है वो क्या होता है, मक्खन होता है। और मक्खन को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, मक्खन को प्राप्त करने के लिए, और मक्खन को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, क्रीम या दही को मथना पड़ता है, क्रीम या दही को मथना पड़ता है। मक्खन में अधिकांश मात्रा, मक्खन में अधिकांश मात्रा वसा ही होती है। मक्खन में वसा की मात्रा कितनी होती है, वसा 85%, यानी ज़्यादातर वही है। और कितना शेष कितना है, जो मिनरल्स वगैरह हैं ये इसमें सारे 15% तक आ जाते हैं। और सिर्फ मक्खन में वसा जो है वो 85 है, और शेष जो भी बचे हुए हैं वो कितना है, 15% होता है। भाग में क्या होते हैं, सारे अन्य तत्व आ जाते हैं। तो मक्खन क्या होता है, ये दूध या क्रीम में से वसा को अलग कर लिया जाता है। जब भी दही को मथा जाता है, दही को मथिए तो उसमें जो क्रीम निकलती है वही क्या होता है, मक्खन होता है। क्या होता है, मक्खन होता है। और जैसा कि हम जानते हैं, हमको ऐसा लगता है कि ये सबके घर में ये चीज़ें सबको आती होंगी कि मक्खन कैसे, दही से मक्खन को कैसे अलग किया जाता है। और मक्खन में वसा कितनी है कि 85% है, कितनी है, 85% है। और शेष जो भी बचते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कितने हैं, 15 है। कितने हैं, 15 है। और अब आगे देखते हैं घी। अब घी को कैसे बनाया जाता है, घी को देखते हैं। घी जो होता है ये मक्खन या मलाई को उस सीमा तक गर्म करके कि जब तक उबाला जाता है, जब तक कि मक्खन या मलाई जो होता है वो जल कर वो अलग ना हो जाता है, उसमें से जो मतलब अलग हो जाता है। और घी क्या किया जाता है, मक्खन को खूब खौलाया जाता है, खूब पकाया जाता है। और जो ब्राउन कलर होता है वो चिपक जाता है, वो मतलब वो अलग हो जाता है। और जो उसका फैट होता है, जो मक्खन होता है, जो घी होता है वो अलग हो जाता है। तो आगे देखते हैं कि इसमें लिखते हैं कि घी मक्खन या मलाई को उस सीमा तक गर्म करके तथा उबाल कर प्राप्त किया जाता है। प्राप्त किया जाता है जब तक क्या हो, जब तक कि मक्खन या मलाई का जल पूर्ण रूप से पृथक नहीं हो जाता। जब तक मक्खन या मलाई का जल पूर्ण रूप से पृथक नहीं हो जाता है,
तथा क्या होगा कि जब जल जो है पूर्ण रूप से पृथक नहीं हो जाता है तथा केवल स्वच्छ एवं शुद्ध मक्खन एवं क्या है कि शुद्ध मक्खन वसा नहीं रह जाती, वसा नहीं रह जाती। और उसको भी क्या करते हैं, उसको भी किसी छन्नी या कपड़े से छाना जाता है, उसे किसी कपड़े से छाना जाता है। घी केवल और केवल क्या करता है, वसा का प्रतिनिधित्व करता है। घी केवल वसा का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें क्या होता है, इसमें विटामिन ए होता है। क्या होता है, विटामिन ए होता है। तो इतना हम लोगों ने घी के बारे में पढ़ा। घी मक्खन या मलाई को उस सीमा तक गर्म करते हैं जब तक क्या होता है, उसकी जो जल की मात्रा होती है वह पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो जाता है और वह बिल्कुल वो अलग हो जाए तो क्या होता है कि वो मक्खन बन जाता है। और इसको क्या करते हैं, उसके बाद इसको छान लेते हैं किसी छन्नी या किसी छन्नी कपड़े से छान लेते हैं। अब देखते हैं पनीर। पनीर क्या होता है कि ये दूध के घटकों का मुख्य रूप से वसा, जो हम लोगों ने केसीन पढ़ा है ना, यह क्या होता है पनीर कि दूध के घटकों मुख्य रूप से वसा केसीन, दूध के घटकों मुख्य रूप से वसा केसीन तथा पानी के साथ अघुलनशील क्या क्षार, जिनमें अघुलनशील क्षार जिनमें न्यून मात्रा में अघुलनशील क्षार जिनमें न्यून मात्रा में घुलनशील क्षार दुग्ध शर्करा, घुलनशील क्षार दुग्ध शर्करा तथा घुलनशील क्षार दुग्ध शर्करा तथा क्या होता है कि तथा एल्ब्यूमिन भी पाए जाते हैं। एल्ब्यूमिन भी पाए जाते हैं। और क्या होता है कि एल्ब्यूमिन भी पाए जाते हैं। तो ये क्या होता है कि ये पनीर होता है। और इसमें क्या होता है कि दूध के घटकों को मुख्य रूप से वसा केसीन तथा पानी के साथ अघुलनशील क्षार जो होते हैं उनमें न्यून मात्रा में घुलनशील क्षार दुग्ध शर्करा तथा एल्ब्यूमिन पाए जाते हैं। और पनीर बनाने के लिए क्या करते हैं, उबलते हुए पानी में, जैसे क्या करेंगे, उबलते हुए पानी में क्या डाल देते हैं, उबलते हुए पानी नहीं, दूध में, उबलते हुए दूध में क्या डालेंगे, नींबू का रस, उबलते हुए दूध में नींबू का रस डालेंगे या फिटकरी डालेंगे। क्या डालेंगे, फिटकरी डालेंगे और या दही डालेंगे। और इसमें देखिए यह क्या डालेंगे कि विनेगर डालेंगे, विनेगर ना, तो विनेगर डाल दिया जाए तो डाल दिया
अगर विनेगर डाल दिया जाए या तो फिटकरी डालेंगे या क्या डालेंगे कि इसमें नींबू का रस डालेंगे, फिटकरी डालेंगे, दही या विनेगर डाल दिया जाए तो दूध जो होता है वो फट जाएगा। तो दूध फट जाता है और फटने के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि प्रोटीन जो होता है वो थक्कों के रूप में फटने के परिणाम स्वरूप दूध का प्रोटीन किसके रूप में? थक्कों के रूप में जम जाता है। शेष भाग पानी के रूप में क्या होगा? अलग हो जाता है। वही जो पानी अलग होता है उसी को वे वाटर बोलते हैं, छेने का पानी जम जाता है। शेष भाग पानी के रूप में अलग हो जाता है। इन थक्कों को कपड़े से क्या किया जाता है? इन थक्कों को कपड़े से छान लिया जाता है। इन थक्कों को कपड़े से छान लिया जाता है और जो मुलायम और स्पंजी पदार्थ जो होता है, जो कपड़े में छानने के बाद जो पानी निकल जाता है, जो बचता है, वही क्या कहलाता है? पनीर कहलाता है। वही पनीर कहलाता है। पनीर में मुख्य रूप से कौन सा प्रोटीन होता है? केसीन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन? केसीन प्रोटीन होता है पनीर में। तो ये क्या है? ये पनीर के बारे में था। पनीर के प्रकार के बारे में देखते हैं। पनीर कितने प्रकार के होते हैं? ये पनीर जो होता है अब इसके प्रकार के बारे में देखते हैं। पनीर की आज देखिए पनीर की डिमांड इतनी बढ़ गई है जिसकी वजह से अगर हम देखें तो पनीर लगभग कितने प्रकार के होते हैं? 600 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 600 प्रकार के होते हैं। अब इसमें देखते हैं कि पनीर के प्रकार में पहला क्या है? पहला कौन सा? कॉटेज पनीर। ये कॉटेज पनीर क्या होता है? कॉटेज पनीर होता है यह वसा रहित दूध से बनाया जाता है। यह किससे बनाया जाएगा? यह वसा रहित। और वसा रहित दूध क्या होता है? रहित दूध से बनाया जाता है। अब ये वसा रहित दूध क्या होता है? वही जो दूध होता है उसमें से मलाई को उसको उबाल कर उसमें से मलाई को निकाल लिया जाता है। जो बचता है वही क्या कहलाता है? वसा रहित दूध कहलाता है। और स्वाद हेतु क्या करते हैं? नमक एवं परिरक्षण हेतु बेंजोएट एवं क्या है कि परिरक्षण हेतु सोडियम बेंजोएट एवं क्या करते हैं कि अन्य परीक्षकों का प्रयोग किया जाता है। अन्य परिरक्षकों का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा ये क्या हो गया? कॉटेज पनीर हो गया। और ये किस में बनता है? ये वसा रहित दूध में बनता है जिसमें से फैट को मलाई को अलग कर लेते हैं। ये उससे बनता है। इसमें स्वाद हेतु नमक एवं क्या डालेंगे? जो भी परिरक्षक होते हैं जिसमें क्या नाम है? सोडियम बेंजोएट। इसको डालकर उसे परिरक्षित किया जाता है ना, उसको डालकर पनीर बनाया जाता है। अब दूसरा देखते हैं क्रीम पनीर। अब ये क्रीम पनीर क्या होता है? ये जो होता है यह संपूर्ण दूध से बनाया जाता है। किससे? यह संपूर्ण दूध से बनाया जाता है। और इसमें क्या करते हैं? इसमें वसा की अधिकता रहती है। इसमें वसा की अधिकता
रहती है। अतः ये क्या होता है, ये मुलायम, नरम एवं कोमल होता है। अतः यह मुलायम, नरम, कोमल होता है। तो हमने दो पनीर पढ़े, एक कॉटेज पनीर, दूसरा हम लोगों ने कौन सा पनीर पढ़ा कि क्रीम पनीर। अब आगे हम लोग देखते हैं, हमने पनीर के बारे में देखा, हमने मक्खन के बारे में देखा, हमने घी के बारे में देखा। अब हम लोग क्या देखते हैं, दही के बारे में, यानी योगर्ट। दही, योगर्ट क्या होता है कि यह संपूर्ण दूध तथा वसा रहित दोनों से बनाया जाता है। किससे, यह, तो दही को क्या बोलते हैं, योगर्ट बोलते हैं, यानी या दही बोलिए या योगर्ट बोलिए। योगर्ट यह क्या होता है, यह संपूर्ण दूध, मतलब जो दूध होता है या तो उससे बनाइए या वसा रहित दूध से बनाइए, ये दही जो होता है दोनों से बनता है। यह संपूर्ण दूध या वसा रहित दूध से बनाया जाता है, और दोनों से बनाया जाता है। जो योगर्ट होता है ये सबसे पहले, योगर्ट सबसे पहले कहाँ पर, बुल्गारिया में तैयार किया जाता था। कहाँ, बुल्गारिया, ये जगह का नाम है, बुल्गारिया में तैयार किया जाता था। तो हमने क्या देखा कि संपूर्ण दूध, जब या तो आप संपूर्ण दूध से बनाइए या वसा रहित दूध से बनाइए, दही दोनों से बन के तैयार होती है। और ये कहाँ, बुल्गारिया में तैयार किया जाता था। और जो होता है कि इसको बनाने के लिए योगर्ट बनाने के लिए दूध को क्या करेंगे, दूध को 82 सेंटीग्रेड से कितना, 85 सेंटीग्रेड पर क्या करते हैं, ताप पर क्या करेंगे, कुछ समय तक उबाला जाता है। तत्पश्चात क्या करेंगे कि इसे ठंडा किया जाएगा। इसके बाद आप इसे क्या करेंगे, इसे ठंडा करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको ठंडा किया जाएगा। उसके बाद इस प्रक्रिया में क्या किया जाएगा कि लैक्टोबैसिलस, उसके बाद इसमें लैक्टोबैसिलस बुगेरिकस तथा स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलान का प्रयोग क्या करेंगे, किस रूप में, प्रयोग जामन के रूप में करते हैं, के रूप में किया जाता है। तथा तत्पश्चात क्या किया जाएगा, दही को जमने के लिए कुछ समय तक स्थिर छोड़ देंगे और उसके बाद क्या हो जाएगा, इस प्रक्रिया में योगर्ट का निर्माण अपने आप हो जाएगा। स्वतः ही इस प्रक्रिया में योगर्ट का निर्माण हो जाएगा। तो ये आज का चैप्टर जो है ये पूरा समाप्त होता है। तो अब देखिए इसमें से कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन होते हैं, उसको हम लोग करते हैं, समझते हैं कि हाँ इसमें से जो क्वेश्चन आए हुए हैं इसको हम लोग करते हैं। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो आया हुआ है ये कहाँ का था, टीजीटी उत्तराखंड का 2014। तो पाश्चुरीकरण, दूध की मात्रा, दूध की क्षमता की जांच की जाती है। पाश्चुरीकरण दूध की क्षमता की जांच
की जाती है किससे? तो पाश्चुरीकरण दूध की क्षमता की जांच की जाती है। ये टीजीटी उत्तराखंड 2014 का प्रश्न है कि काली फार्म टेस्ट प्रयुक्त करके, काली फार्म टेस्ट प्रयुक्त करके और क्या कि आयोडीन टेस्ट प्रयुक्त करके और क्या नाइट्रिक टेस्ट प्रयुक्त करके और क्या होता है कि फास्फेटेज जो है टेस्ट प्रयुक्त करके। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा? पाश्चुरीकरण दूध की क्षमता की जांच की जाती है किसके द्वारा? फास्फेटेज टेस्ट युक्त मतलब इसमें प्रयुक्त करके पाश्चुरीकरण क्षमता की जांच की जाती है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि कौन से दूध का प्रकार ऐसा है जिसमें वसा की मात्रा की 5 से 1% होती है? क्या होता है? प्रकार के दूध में केवल कितना %? 0.05 से 0.1% वसा होती है। तो देखिए इसके आगे हम लोगों ने पढ़ा है कौन से दूध में होता है कि क्रीम दूध में जो होता है उसमें ये इस तरीके से इसकी मात्रा होती है। और ये क्वेश्चन कहाँ से है? ये क्वेश्चन जो होता है ये स्किम दूध में, ये पहला पॉइंट है। दूसरा है कंडेंस्ड मिल्क और तीसरा है पूर्ण दूध। तो और चौथा है टोन दूध। ये 4 हो गए। और यहाँ ये कहाँ के क्वेश्चन है? ये मध्य प्रदेश पीएचडी का क्वेश्चन आया हुआ है पीएचडी में कि स्किम दूध, कंडेंस्ड मिल्क, टोन दूध, पूर्ण दूध। तो स्किम दूध को कैसा दूध बोलते हैं? वसा रहित दूध बोलते हैं। वसा रहित दूध। तो सबसे कम मात्रा में वसा कहाँ पाई जाती है? किसमें? वसा रहित दूध में पाई जाती है ना। तो ये कौन सा दूध? स्किम दूध को क्या बोलते हैं? वसा रहित दूध के नाम से जानते हैं। दूध में वसा की मात्रा क्या की जाती है कि वसा की मात्रा को निकाल लिया जाता है और उसमें फैट की मात्रा सबसे कम होती है। अब आगे देखते हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है। देखिए ये सारे क्वेश्चन आए ही हैं और देखिए कितने क्वेश्चन आते हैं इसी चैप्टर से ही। तो जीवाणु जो दही में पाए जाते हैं, जीवाणु जो दही में पाए जाते हैं, कौन से जीवाणु? कि क्लस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, ये सही होगा कि दूसरा ऑप्शन है स्ट्रेप्टोकोकस, थर्मोफिट्स, ये सही होगा कि साल्मोनेला, ये सही है, या लैक्टोबैसिलस। तो आप लोग को इतने से ही समझ में आ गया होगा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। और ये कहाँ का पेपर है? ये टीजीटी राजस्थान का। कहाँ का? टीजीटी राजस्थान। ये वहाँ पर ये क्वेश्चन आया हुआ था टीजीटी में। तो इसमें कौन सही होगा? इसमें लैक्टोबैसिलस ये सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि दूध में मिलावट की जाती है।
दूध में मिलावट, देखिए मिलावट से क्वेश्चन आते हैं ना, दूध में मिलावट की जाती है, मिलावट, तो किस चीज़ की मिलावट की जाती है कि स्टार्च की, चॉक पाउडर की, टेल्कम पाउडर की और आजीमोन तेल की। तो किसकी, तो दूध में मिलावट किसकी की जाएगी, चाक की या स्टार्च की, टेल्कम पाउडर, मतलब क्या ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चॉक, स्टार्च, टेल्कम पाउडर और क्या हो गया कि टेल्कम पाउडर, आजीमोन तेल। तो किस चीज़ की मिलावट की जाती है, स्टार्च की। ये दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा। अब और आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लीजिए कि दूध पाश्चुरीकरण का दूध पाश्चुरीकरण का HTST यानी हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम तरीका करा जाता है, तरीका जाता है। कौन सा तरीका कि 63 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं कि 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के लिए, मिनट पर कितना, 30 मिनट, 30 मिनट के लिए ये सही है कि आप बताइए, ये सेकंड वाला ऑप्शन सही है, 1 सेकंड के लिए, हाँ, कि ये 89 10 सेकंड के लिए, कि ये लास्ट वाला ऑप्शन सही है 72 डिग्री 72 अंश सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड के लिए, 72 अंश सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड के लिए। तो देखिए आज ही हम लोगों ने इसको पढ़ा है ना, तो आप देख सकते हैं कि जहाँ हम पढ़ा रहे हैं, जहाँ आपने नोट किया होगा, तो ये ऑप्शन यहाँ चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूध पाश्चुरीकरण का, यानी क्या, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। पहले इसको इतने ताप पर गर्म करते हैं, कितने सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए, उसके बाद एकाएक उसको ठंडा कर दिया जाता है। तो यही हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम का तरीका है। और ये पाश्चुरीकरण करने के लिए किया जाता है कि दूध को लंबे समय तक दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है। लुई पाश्चर ने सबसे पहले इसको आगे बढ़ाया था और पाश्चुरीकृत इसलिए किया जाता है कि जिससे उसे काफ़ी समय तक, लंबे समय तक संरक्षित किया जा सके। तो आज के लिए इतना ही। आज का चैप्टर काफ़ी लंबा हो गया था और ये दूध का चैप्टर जो है वो समाप्त होता है। नेक्स्ट डे हम लोग मिलते हैं और वो भी एक नए टॉपिक के साथ। उसमें पढ़ेंगे मीट के बारे में, मांस में कौन से तत्व पाए जाते हैं और उसमें कौन से प्रोटीन होते हैं, उसका हमारे शरीर में उसको खाने से क्या प्राप्त होता है, उसके बारे में भारत में सबसे ज़्यादा कौन से मीट खाई जाती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब कल मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।